हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमैटिक्स में 2 डायमेंशनल मोशन की स्टडी। 1D के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। 2 डायमेंशनल मोशन बच्चों उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 डायमेंशनल मोशन में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जो भी चीज़ें हमने 1D में पढ़ी हैं, जैसे रिलेटिव मोशन हो गया, उसी चीज़ को हम एक्सटेंड करके ये देखेंगे कि 2 डायमेंशनल मोशन पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 2 डायमेंशनल मोशन के अपने अलग से एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत मज़ेदार हैं। चलो स्टार्ट करें। 2 डायमेंशनल मोशन क्या है बच्चों? 2 डायमेंशनल मोशन ये है कि जब एक पार्टिकल, अब तक तो हमारा 1 डायमेंशनल मोशन में वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा था, तो उसके पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत थी। पार्टिकल हमारा ऐसे चलता हुआ जा रहा है, तो हम सिर्फ ये डिस्टेंस बता देंगे कि 4 मीटर दूर है 5 सेकंड बाद, 6 मीटर दूर है 6 सेकंड बाद, जो भी है कि इतने टाइम बाद इतने मीटर दूर है, या मीटर किलोमीटर जो भी कह लो, बट हमें सिर्फ एक वैल्यू बतानी पड़ती थी कि स्ट्रेट लाइन में जो उसका डिस्टेंस है। फिर हम उसको डिस्टेंस कह लेते थे, डिस्प्लेसमेंट कह लेते थे, कुछ भी कह लेते थे, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा तो कुछ भी कह लो। ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन क्या है बच्चों? 2 डायमेंशनल मोशन है कि जब बॉडी प्लेन में मूव करे। ये है पूरा बोर्ड का प्लेन। अब एक इंसेक्ट है हमारा, ऐसे ये लाइन दिख रही है आपको? नहीं, ये नहीं दिख रही होगी। ये इंसेक्ट है हमारा, ऐसे सीधा सीधा जा रहा है ना? तो ये 1D मोशन हो गया। अभी वही इंसेक्ट हमारा इस बोर्ड में कहीं पर भी जाए, इस बोर्ड में मूव करे, लेकिन फ्लाई करके बाहर ना आए, इस बोर्ड में वो मूव करता रहे, तो वो हमारा क्या हो गया? जैसे एक एंट हो गई, चींटी हो गई। वो चींटी इस बोर्ड पे अगर चल रही है तो वो इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, कैसे भी जाती है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर मैं मान लूँ कि मेरी जो एंट है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो मुझे उसकी पोजीशन को बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। जैसे हम मान लें कि एंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है और आफ्टर टाइम t वो ऐसे चलती हुई यहाँ पहुँच गई। t टाइम के बाद वो एंट यहाँ पहुँच गई, तो उसकी अगर मुझे अब पोजीशन बतानी हो तो एक कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलेगा ना बच्चों। मुझे यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन x, y हैं, तो मुझे दोनों बताने पड़ेंगे, जिससे सुनने वाले को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो इधर से इतनी दूर है और इधर से इतनी दूर है, मतलब जिस पॉइंट से वो चली उस पॉइंट से इतना आगे है और इतना ऊपर है। तो हम उसके मोशन को बोलेंगे बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन। हम उसके मोशन को क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन, बिकॉज टू स्पेसिफाई इट्स पोजिशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वी नीड 2 कोऑर्डिनेट्स, नॉट 1, दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे ट्रीट करें? इसका मतलब ये है कि हम कैसे इस ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी एट एनी टाइम, एक्सेलरेशन, जो भी डिस्प्लेसमेंट, जो भी पैरामीटर हम लोग निकालते हैं 1D में, वही हम 2D में कैसे निकालें। तो उसके लिए बच्चों सबसे आसान तरीका ये है कि 2 डायमेंशनल मोशन को तुम कंसिडर करो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशंस। नहीं समझे? देखो, जैसे ये एंट जो है वो जा तो 2 डायमेंशंस में रही है, लेकिन तुम उसको एक साथ 2 डायमेंशंस को देखने की बजाय तुम ये देखने की कोशिश करो कि इस एंट में 2 मोशन लगे हुए हैं, एक उसको इधर ले जाना चाहता है, एक इधर ले जाना चाहता है। एज अ रिजल्ट उसका जो भी मोशन है वो उस वजह से है। अगर मैं इन दोनों 1 डायमेंशनल मोशंस को स्प्लिट करके पढ़ लूँ तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं इन दोनों 1 डायमेंशनल मोशंस को स्प्लिट करता हूँ तो 1 डायमेंशनल मोशन के फंडे तो मुझे ऑलरेडी आते हैं, तो मुझे बस फिर वही लगाने होंगे जो अब तक हमने 1D में पढ़ा, वही फंडे लगाने होंगे। 2 अलग अलग डायरेक्शंस में लगाने होंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? x में अलग से लगा लो, y में अलग से लगा लो, और जहां पर भी चाहिए दोनों को कंबाइन कर लो, बिकॉज इसका जो भी इसका एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होगी वो उन दोनों का रिजल्टेंट होगी। अगर इस ऑब्जेक्ट की
अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लो इस इंस्टेंट पे इधर एक्ट करती है, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये इधर ही जाना चाह रहा है, बाद में मुड़ जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा, लेकिन टेंजेंट से आती है ना डायरेक्शन, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक। सो हम ये मान सकते हैं, मान लो हमें मालूम है ये एंगल, नहीं भी मालूम है तो भी चलेगा, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट वेक्टर्स में आपको अच्छे से पढ़ा है, v cos थीटा होता है और ये v sin थीटा होता है। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल एंट जो थी हमारी, इस पे दो वेलोसिटीज लगी हुई हैं, एक v cos थीटा जो इसको x एक्सिस में ले जाना चाहती है, एक v sin थीटा जो उसको y एक्सिस में ले जाना चाहती है। एज अ रिजल्ट इन दोनों के कंबाइंड कॉम्बिनेशन से एंट इधर जा रही है, एंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये हमारी, अगर इसको मैं नाम दे लूं vx और इसको मैं नाम दे दूं vy, तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि v इज vxi कैप प्लस vyj कैप। तो ये जो v है ये इन दोनों का कंबाइंड मोशन है, तो मैं अगर एक बार में एक ही कंसीडर करूं, मतलब मैं अभी उसको नहीं देख रहा, मैं सिर्फ x वाले को देख रहा हूं, और मैं एक्सेलरेशन भी x वाली ही लूं और मैं डिस्प्लेसमेंट भी x वाली ही लूं। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y थे तो, और t टाइम में यहां पर है, तो t टाइम में इसकी x में डिस्प्लेसमेंट है x और y में y है, तो अगर मैं सारे एक ही डायरेक्शन के ले रहा हूं तो मेरे लिए वो इस डायरेक्शन में 1D मोशन हो गया, फिर मैं सारे इस तरफ के लेता हूं तो एक 1D इस तरफ हो गया, और अगर कभी भी मुझे उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो एक्चुअल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो चाहिए, तो वो उन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगी। जैसे वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन के एक्स और वाई कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इसके एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट हो जाएगी। और डिटेल में चलते हैं, एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं, बात बहुत अच्छे समझ में आएगी। देखो जैसे हमारी तीन इक्वेशंस हैं, ये एक्सेलरेटेड मोशन है और हमारी तीन इक्वेशंस हैं, आपको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम क्या करेंगे, उन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्प्लिट कर लेंगे, एक्स में अलग से, वाई में अलग से। कैसे? देखो जैसे पहली हमारी इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको मैं लिखूं तो मैं क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी इन x, ये 1D हो गया। अब वेलोसिटी इन x, फाइनल वेलोसिटी इन x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x प्लस एक्सेलरेशन इन x, और टाइम इन x, नहीं बच्चों टाइम एक्स वाई में थोड़ी होगा ना, अगर वो यहां तक ऐसे 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 पहुंचा है टाइम 10 सेकेंड में, तो मतलब उस 10 सेकेंड में उसने इतना कवर किया है x में और इतना कवर किया है y में। x में जो भी कवर किया है उसके लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल ये थी और एक्सेलरेशन ये थी, और y की अलग से बना लो। इसी तरीके से जो आपकी सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब अगर मैं सिर्फ x की बात कर रहा हूं तो इसकी x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतनी है, तो वो हुई x, तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, सिर्फ एक्स एक्स वाले पैरामीटर, और यहां पर सिर्फ वाई वाई वाले पैरामीटर, यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। ठीक, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू, ये एक्स वाला है ना बच्चों, वी एक्स स्क्वायर माइनस वी यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है x, तो 2ax। सिमिलरली वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay, और ये है y, ये है x, ये इसका पाथ है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं, और यहां पर है ये
कहाँ से चला था, यहाँ से, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई बच्चों? डिस्प्लेसमेंट यही तो हुई, स्ट्रेट लाइन, है ना। और ये पॉइंट क्या था, अगर ये x है ये y है, तो ये पॉइंट हमारा है x, y। तो आप जानते तो हो, मान लो अगर ये नेट डिस्प्लेसमेंट इसकी s है, तो ये s क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंडिविजुअली ही इनको निकाल लो और कभी भी आपको नेट वाले की ज़रूरत पड़े तो वो तो ऐसे आ ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो तो ऐसे आ ही जाएगा। और उसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल लोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट करके पढ़ सकते हैं बच्चों, काम हमारा बहुत आसान हो जाता है, दो वन डायमेंशनल मोशंस में यह कन्वर्ट हो जाता है और कर लेते हैं हम इसको। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं बच्चों क्योंकि एक प्रिंसिपल की अगर मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, जिसका मतलब ये है कि एक पार्टिकल अगर टू डायमेंशनल मोशन में है तो उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स मोशन के इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। मतलब एक्स कंपोनेंट वाई पे डिपेंड नहीं करता, वाई कंपोनेंट एक्स पे डिपेंड नहीं करता, नहीं। अच्छा देखो, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये पार्टिकल 2D में होता ही नहीं, सिर्फ 1D में होता, तो भी उसके x के कंपोनेंट्स की वैल्यू वही होती जो अब है, यानी कि y कंपोनेंट लगने से उसके x के कंपोनेंट्स जो हैं वो चेंज नहीं हुए, नहीं। अच्छा सुनो, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम एक टावर से, h हाइट का टावर है, हम ऐसा क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या आपने सुना होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। जैसे मैंने इसको u वेलोसिटी से एक टावर h जिसकी हाइट है वहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, तो आपको पता ही ऐसे गिरेगा। अगर मैं ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकूँ तो आपको पता ही ऐसे गिरेगा, है ना। इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है बताने वाला, कॉमन सेंस है। तो और सिर्फ ड्रॉप करूँ तो ऐसे गिरेगा। तो मान लो एक ही छत से एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली 3 दोस्तों ने ऐसे स्टोन्स फेंके, एक ने जस्ट ड्रॉप किया, एक ने उसी टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंका और तीसरे ने और तेज फेंका। तो आपको क्या लगता है कि ये तीनों में से कौन सा पहले ग्राउंड को हिट करेगा और कौन सा बाद में ग्राउंड को हिट करेगा? अब मैं बताता हूं कि ये तीनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे। यहां पर हमें समझ में आएगा फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन का मतलब। देखो बच्चों, स्टोन 1 की बात करूं, चाहे स्टोन 2 की बात करूं, चाहे स्टोन 3 की बात करूं, ये तीनों ही स्टोन्स के अगर वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखें, तीनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर हैं। कैसे? तीनों इस लेवल से स्टार्ट हुए और फाइनली इस लेवल पे पहुंचे, तो वर्टिकली y में तीनों ने हमेशा, तीनों ने h डिस्टेंस कवर किया या h डिस्प्लेसमेंट हुआ y में, ठीक है। तो तीनों का y जो है वो सेम है, ओके। तीनों का uy भी सेम है। क्यों? क्योंकि जब इसको ड्रॉप किया गया तो ड्रॉप करते टाइम इसको हम वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं देते, तो इसको जस्ट ड्रॉप किया गया तो इसकी वर्टिकल में वेलोसिटी क्या है? 0। इन दोनों को, एक की वेलोसिटी u2 है, इस वाले की u2 है और एक इस वाले की u3 है मान लो, लेकिन ये दोनों ही वेलोसिटीज u2 और u3 x में दी गई हैं। तो इनिशियली भाई, बाद में तो इनमें वेलोसिटी आ गई y में भी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी, u तो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो इन दोनों को ही x में दी गई थी, तो uy तो तीनों के लिए 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ओके। एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन भी तीनों के लिए सेम है। y में एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो y के जब कंपोनेंट्स तीनों के लिए सेम हैं, तो अगर कोई भी आप इक्वेशन पिक करो जिसमें y, u और a आता हो, ये रही इक्वेशन, तो
तो जब बच्चों तीनों का y, uy और ay सेम है तो क्या बचा फिर? टाइम सबका अलग थोड़ी होगा, टाइम सबका सेम होगा ना। अब देखो y के पैरामीटर x के पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करे, जबकि इसका x का पैरामीटर 0 है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। इसने x में कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, ये x है ना, इसने x में कम डिस्टेंस कवर किया, इसने x में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। इनके x के पैरामीटर्स डिफरेंट है लेकिन y के डिफरेंट नहीं है, तो एक का पैरामीटर x का दूसरे से डिफरेंट है, उसके y के पैरामीटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ज्यादा वेलोसिटी से फेंका गया, ये ज्यादा दूर गया। इसको x में ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दी तो इसने x में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट्स इट। बाकी y में तीनों का सेम है। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ये दोनों ही x और y डायरेक्शन में जो बॉडी के मोशन होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। वो इस पे डिपेंड नहीं करता, ये उस पे डिपेंड नहीं करता। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम एक 2 डायमेंशनल मोशन को 2 1 डायमेंशनल मोशंस में स्प्लिट करके स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है। सो देखो और एग्जांपल देता हूं एक। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन में आप बॉल से खेल रहे हो। तो आप देखते हो कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हो और ट्रेन में आप बॉल से ऐसे खेल रहे हो, आपने बॉल को ऐसे उछाला तो बॉल आपके हाथ में आती है। अब सवाल है कि बॉल हाथ में क्यों आती है? जब आप ऐसे उसको उछाल रहे हो तो जब वो हवा में है तब तो वो किसी भी चीज़ के साथ कांटेक्ट में नहीं है ट्रेन की। आप ट्रेन की सीट पे बैठे हो ना, तो आप ट्रेन के साथ साथ आगे जा रहे हो, सब कुछ ट्रेन के साथ जो कांटेक्ट में है वो आगे जा रहा है। लेकिन ये बॉल जब हवा में है, ये आपने बॉल उछाली अपनी सीट से, अब जब बॉल हवा में है तो ये सब कुछ तो आगे जा रहा है ना, तो बॉल को पीछे गिरना चाहिए। बॉल आपके हाथ में क्यों गिरती है? ऐसी क्या चीज़ है जो बॉल को हवा में ही आगे लेकर आ रही है? अब यहां पर भी थोड़ा सा खेल समझ लो बच्चों। जब आपने बॉल को उछाला, ऐसे करके बॉल को उछाला, तो क्या सिर्फ आपने उसको वर्टिकल में वेलोसिटी दी? नहीं ना। जब ट्रेन आगे चल रही है, मान लो v वेलोसिटी से, vx ले लो, ये x डायरेक्शन है ना, मान लो ट्रेन आगे जा रही है vx वेलोसिटी से, तो ट्रेन में सब कुछ आगे जा रहा है vx वेलोसिटी से। तो वो बॉल आपके हाथ में है जब छूटी नहीं है अभी हाथ से, तब वो बॉल भी vx वेलोसिटी से आगे जा रही थी। जब आपने उसको छोड़ा तो एक तरीके से उस पर 2 वेलोसिटीज लगी हैं बच्चों। एक तो vx उस पर ऑलरेडी लगी और एक vy आपने उसको ऐसे दे दी। इसको भूल मत जाना, इसको यू मान लो। अब ये उसकी इनिशियल थी, ना, बाद में चेंज हो जाएगी। ये इनिशियल वेलोसिटी थी और आपने उसको ये इनिशियल y में दे दी, तो उस पर 2 वेलोसिटीज लगी हुई हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज 2 वेलोसिटीज उस बॉल का मोशन होगा ऐसा, है ना। इधर भी दी तो दोनों के रिजल्टेंट में जाएगी ऐसे, और ग्रेविटी लगी हुई है तो ऐसे करके ऐसे जाएगी। लेकिन आप कहोगे हमारे लिए तो ऐसे करके ऐसे आती है। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये बॉल आपने यहां से छोड़ी, ये ऐसे करके ऐसे आएगी। लेकिन आप तो सिर्फ vx से जा रहे हो ना, और आपका और बॉल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो बराबर है। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप और बॉल सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि दोनों में से किस में वर्टिकल मोशन है या नहीं है। आप दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट सेम है, बस बात खत्म हो गई। बॉल कहीं से भी घूम के आए लेकिन हॉरिजॉन्टली वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। समझ में आई बात? तो आप टी टाइम में यहां पहुंचे, बॉल भी ऐसे करके टी टाइम में यहां पहुंची, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है। आपको ये मोशन नहीं नजर आएगा क्योंकि ये वाली आप में भी है ना वेलोसिटी, तो आप भी उतनी देर में वहां पहुंच जाओगे, तो बॉल आपके ऊपर ही रहेगी। आप यहां, बॉल यहां, आप यहां, बॉल यहां, क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम है ना वेलोसिटी का। तो आपको हमेशा अपने ऊपर ही दिखेगी बॉल, तो आपको ऐसे लगेगा ऐसे करके ऐसे वापस आइए। लेकिन जो ग्राउंड से देख रहा ऑब्जर्वर, उसको पता है कि बॉल का मोशन ऐसे, आपका ऐसे है।
तो दोनों सेम टाइम में यहाँ क्यों पहुंचे? क्योंकि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे पैरामीटर सेम है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने वर्टिकल में मोशन कवर किया है और किसने नहीं किया है, ऐसा कुछ। ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो आप अच्छे से समझ लो इसको। ठीक है। सो अब अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया, टू डायमेंशनल मोशन को हैंडल करने का फंडा समझ में आ गया, तो आपके लिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, एंगुलर प्रोजेक्शन है, वो कोई नए टॉपिक्स नहीं रहे बच्चों, वो तो क्वेश्चंस ही हो गए एक तरीके से। ठीक है, उसमें हमने बच्चे उनके स्टेप्स को रटते हैं, उनको समझ नहीं आता ये क्यों लगा है, ये क्यों लगा है। वहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं सिखाई गई है, जो बेसिक फंडा है वो ये है। इस तरीके से वो टू डायमेंशनल मोशन को वहाँ पर हैंडल किया गया है, दो वन डायमेंशनल मोशंस में उसको स्प्लिट करके। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 कर लेते हैं। चलो, जैसे मान लो एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है कि उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है मान लो 4i मीटर पर सेकेंड, ये ठीक। और उस बॉडी की एक्सेलरेशन दी हुई है मान लो 4i प्लस 8j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें से हम छांट लेंगे ना अपने x और y कंपोनेंट्स। और मान लो पूछा है कि आफ्टर what time x component of motion, x component is 16 meter and what is y component at that time. Also find displacement at that time. देखो क्या पूछा जा रहा है इसमें, एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग छोटा सा। देखो बच्चों, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 4i मीटर पर सेकेंड है। तो समझो जरा बात को, जब हमने इनिशियली उसको छोड़ा, 4i का मतलब है कि x एक्सिस में उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ux है 4 मीटर पर सेकेंड। i से पता लग रहा है ना, j का तो है नहीं इसमें, j का तो इनिशियल वेलोसिटी में कोई पार्ट ही नहीं है, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इट वाज डायरेक्टेड ओनली अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस में डायरेक्टेड थी। लेकिन जो उसकी एक्सेलरेशन थी वो दोनों में थी, x में थी और y में भी थी। तो उसकी वेलोसिटी शुरू में तो हमने x में दी थी, लेकिन उसकी वेलोसिटी दोनों में बढ़ेगी, x में भी बढ़ेगी y में भी बढ़ेगी, है ना। x में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ेगी, y में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन उस पे इधर भी लगी है और इधर भी लगी है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी y में तो नहीं थी, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से उसकी y में वेलोसिटी आनी शुरू हो जाएगी। इसको स्प्लिट करके लिखो, ax कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ay कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अच्छा, आफ्टर व्हाट टाइम द x कंपोनेंट इज 16 मीटर, x कंपोनेंट 16 मीटर कब होगा, जरा इसकी एक बार यहाँ पे भी मिटाना पड़ेगा ना, इसको जगह बनाए थोड़ी। हाँ जी, तो क्या कह रहा है कि x कंपोनेंट 16 मीटर कब होगा, यानी कि अगर हम सिर्फ x वाले लें, x कंपोनेंट कैसे मिलता है uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, है ना। तो ux क्या है, ux है ये, ax है ये, सो x इज 16, x 16 कब होगा, ux 4 t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। ये यहाँ से कट के 2 बचेगा, 2 फिर कॉमन आ जाएगा, 8 इक्वल टू 2t
प्लस टी स्क्वायर विच गिव्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो कैसे सॉल्व होगी ये प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, t प्लस 4 माइनस 2t प्लस 4 इक्वल टू 0। इससे t यहाँ तो माइनस 4 आएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। t माइनस 2 इक्वल टू 0 से क्या आ गया, t 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड बाद इसका x कॉम्पोनेंट जो है वो 16 मीटर होगा। 2 सेकेंड बाद इसका x कॉम्पोनेंट क्या होगा, 16 मीटर। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या बोला है, व्हाट इज द y कॉम्पोनेंट एट दैट टाइम, उस टाइम पे y कॉम्पोनेंट क्या होगा। इसके मोशन को थोड़ा सा एनालाइज करें। देखो 4 मीटर पर सेकेंड तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है, ठीक, और x और y दोनों में एक्सेलरेशन है, तो इसका जो पाथ होगा बच्चों, इसकी वेलोसिटी इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, लेकिन इधर ज़्यादा रेट से बढ़ रही है, और ऐसा होगा कुछ। ठीक, मतलब y में, नॉट पाथ नहीं कहना चाहिए, मतलब ये हमारा जो y और x में है ना, तो ये तो पाथ होगा, पाथ को इसको एनालाइज करना पड़ेगा। हम सिर्फ इसको वैसे ही देख सकते हैं कि x में इसकी वेलोसिटी थोड़ा कम रेट से बढ़ेगी, y में इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा रेट से बढ़ेगी। ठीक है, x में हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी 4 मीटर पर सेकेंड, और x कंपोनेंट जो है वो एक्सेलरेशन का वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी एक तो आपने इनिशियल इसको 4 मीटर पर सेकेंड दिया, ऊपर से x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। तो वैसे एनालाइज करो, एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी x एक्सिस में होगी 8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी x एक्सिस में होगी 12 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद होगी 16 मीटर पर सेकंड, और y में इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी है 0, बट y में एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो 1 सेकंड बाद y में वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकंड, देन 16 मीटर पर सेकंड, देन 24 मीटर पर सेकंड। y में इसकी वेलोसिटी बढ़ने का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगले पार्ट में क्या पूछा, व्हाट इज द y कंपोनेंट एट दैट टाइम। y कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट होगा u y t प्लस हाफ a y टी स्क्वायर। ठीक है, अभी इसके x और y मोशन को भी एनालाइज करते हैं हम। वो क्या होगा बच्चों, यू वाई कितना है, यू वाई तो 0 है, इंटू 2 प्लस हाफ ए वाई है 8 इंटू 2 का स्क्वायर। ये तो ये नीचे दिख रहा है आपको, हाँ बहुत दिख रहा है अभी तो। 4 इंटू 4 16 मीटर। ओके, 2 सेकंड बाद इसका x कंपोनेंट भी 16 मीटर है और y कंपोनेंट भी 16 मीटर है। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। ठीक है, बराबर है दोनों। अब देखो, अगर हम इसके मोशन को एनालाइज करें, मतलब कि हम t की कोई वैल्यू ही ना डालें, हम सिर्फ एक जनरल इक्वेशन निकालना चाहते हैं कि t टाइम में इसने x और y कितना कवर किया, वो भी निकाल लें जरा। अगर आप इस को क्वेश्चन की तरह ले रहे हो तो आपके जो प्रोजेक्टाइल मोशन के दोनों पार्ट्स हैं, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर, वो ये क्वेश्चन ही है बस सिंपली। x क्या होगा बच्चों इसका आफ्टर टाइम t, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल टू वो होगा 4t प्लस 2t स्क्वायर। यहाँ पर है ना, ये मान लो t टाइम के बाद ये यहाँ पर है, तो इसका जो x होगा वो ये होगा। इसका y क्या होगा बच्चों, y होगा ut, u in y इज 0, u in y इज 0, ठीक, प्लस हाफ ay इज 8 t स्क्वायर, तो y कंपोनेंट होगा 4t स्क्वायर। यानी कि अगर x और y में आपको रिलेशन निकालना हो तो आप टाइम की वैल्यू यहां पुट करके, टाइम यहां से निकाल लो, यहां से टाइम आपका कितना आएगा y/4 का रूट, वो t यहां डाल दो, तो आपके पास x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। x और y में जो रिलेशन आएगा वहां से आप इसका x प्लॉट कर सकते हो, y के
वर्सेस, या वाई प्लॉट कर सकते हो एक्स के वर्सेस, तो आपको इसके मोशन का अंदाजा हो जाएगा। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग प्लॉट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में फाइनली जो एक्स और वाई की इक्वेशन आती है वो आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई में एक्स स्क्वायर की टर्म आती है, तो वहां से हमको पता चल जाता है कि इसका जो मोशन है वो पैराबोलिक है। यहां पर क्या आ रहा है देखो, टी आएगा रूट वाई बाय 2, यहां पे रूट वाई रखूंगा, रूट वाई करूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, तो हो सकता है क्वाड्रेटिक आए या फिर ये ना भी आए। तो उस तरीके से हमको मोशन के बारे में पता चल जाता है, आप पुट करके इसको देख सकते हो। लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले केस में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले केस में बच्चों, जैसे मैं इसको u वेलोसिटी देता हूँ, आगे आने वाले वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसका एक वीडियो मेरा अवेलेबल भी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का, जिसको ऐसे बोर्ड पर नहीं बनाया गया है, उसको एक सॉफ्टवेयर में बनाया गया है, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत लाइक करते हैं लोग, उसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन इसको देखने के बाद वो वीडियो देखना, आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक तो देखो ux होता है u, और uy होता ही नहीं है क्योंकि हमने इसको इस तरफ दिया, ax होता है 0, ay होता है g। अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लूँ बच्चों तो नीचे वाले का g लूँगा ना, अगर मैं डाउनवर्ड नेगेटिव लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यही फिक्स कर लो कि ये पॉजिटिव है, y में ये नेगेटिव है, तो ये आपका -g हो जाएगा। तो आप निकालो ना, जो पैरामीटर निकालना निकालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम, तो बच्चों उस टाइम पे x भी हमारा 16 आया था, वो मैंने मिटा दिया ना यहाँ पे, और y भी 16 आया, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई 16i कैप प्लस 16j कैप, बस। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हुई 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। जैसे ये यहाँ पे था, है ना, तो ये ऐसे करके जैसे भी आया होगा यहाँ पे, तो ये इसका s हो गया, s, ये y है, ये x है, और ये है 16,16, 2 सेकंड बाद का, क्योंकि 16 किस पे आया था, 2 सेकंड पे आया था। अब आपको इसी में बोला है कि इतने टाइम बाद वेलोसिटी निकालो, इतने टाइम बाद एक्सेलरेशन निकालो, vx इक्वल टू ux प्लस axt लगा लो, vy इक्वल टू uy प्लस ayt लगा लो, वहां से आपको vx और vy मिल जाएगा, कि आपको ये मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे इसका x और y कंपोनेंट क्या था वेलोसिटी का, ठीक है। फिर आपको बोला नेट वेलोसिटी बताओ, तो आपका vx i कैप प्लस vy j कैप हो जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सब कुछ निकाला जा सकता है, ट्रिक यही है कि हम उसको 2 1 डायमेंशनल मोशंस में स्प्लिट करके पढ़ें, ठीक है बच्चों। तो आगे आने वाले टॉपिक्स में जो हम लोग बात करेंगे वो डिफरेंट टाइप के 2 डायमेंशनल मोशंस के एग्जांपल्स की बात करेंगे, लेकिन ट्रिक यही लगेगी उसमें। तो अगर आपको ये क्लियर है तो वो आप अभी भी जाके खुद कर सकते हो, अगर आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई तो। आपके लिए वो सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई नए टॉपिक्स नहीं है, कोई डेरिवेशंस नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन समझता है बच्चा, नया टॉपिक समझता है तो उसे लगता है कि अब कोई नई चीज़ सीखनी है इसमें, फिर वो कंफ्यूज्ड ही रहता है हमेशा। ये बेसिक है 2D का, इससे आप वो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आगे आने वाले टॉपिक्स में इसी के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ पर भी ऐसे लग गया, यहाँ पर भी ऐसे लग गया, ठीक है। तो आगे आने वाले टॉपिक्स में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ओके बाय।